पढ़ रहे हैं ना, बीएससीबी का तैयारी कर रहे हैं, मतलब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का चैप्टर 2 हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है अम्ल एवं भस्म। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है कि अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जब जाएंगे चैप्टर में तो हम लोग को अम्ल और भस्म से कुछ रिएक्शन पढ़ना है कि अम्ल अगर रिएक्शन करता है किसी चीज से तो क्या बनाएगा, भस्म अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज से जैसे आज जिस आधार पे हम लोग अम्ल और भस्म का परिभाषा देते थे, ऐसे पहले परिभाषा नहीं दिया जाता था। पहले जो अम्ल एवं भस्म का परिभाषा दिया जाता था उसके गुण के आधार पर दिया जाता था। गुण के आधार पर कैसे दिया जाता था, तो कहा जाता था कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या करेगा, स्वाद में खट्टा लगेगा। पहले जो अम्ल और भस्म का परिभाषा दिया जाता था गुण के आधार पे। गुण का मतलब क्या, जैसे किसी चीज को आपने देखा, समझ के चलिए कि कोई लड़का है ना, और उसका अगर वो ज्यादा बनचरई कर रहा है, बनचरई तो समझ रहे हैं भोजपुरी वर्ड है, मैंने थोड़ा सा ज्यादातर बदमाशी कर रहा है तो लोग देख के बोल देते हैं कि लड़का जो है ना पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बदमाश बन जाएगा। उसी प्रकार से अम्ल एवं भस्म का परिभाषा पहले के लोग ज्यादातर किसी चीजों को अनुमान लगा करके बताया करते थे। तो अम्ल और भस्म का परिभाषा जो है उनके गुण के आधार पर इस प्रकार से दिया गया कि कहा गया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होगा, साथ ही साथ किसी भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। स्वाद में खट्टा होगा, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। और ये जो अम्ल शब्द है, इस अम्ल शब्द को, ठीक है, आपको लैटिन भाषा के एसिड शब्द से इसकी उत्पत्ति की गई है, जिसका अर्थ होता है एसिडस। और एसिडस का जब आप अर्थ निकालोगे तो इसका अर्थ होगा खट्टा। यानी कि एसिड शब्द एक लैटिन शब्द है जिससे इसको लिया गया है, इसको अम्ल को, या आप बोलिए कि खट्टे पदार्थ को, और इसको हम बोलेंगे एसिडस। फिर से समझ लीजिए, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जिसका है पूरा नाम जो होगा एसिडस है, और इसी एसिडस का अर्थ होता है खट्टा, और इसी को हम कहते हैं अम्ल। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलिए। पहले हम लोग देखे थे कि अम्ल एवं भस्म का परिभाषा जो है किसके आधार पे, उसके गुण के आधार पे दिया जाता था। ठीक है, आज से पहले अम्ल और भस्म का परिभाषा किसके आधार पे, उसके गुण के आधार पे दिया जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इस पे साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया तो इसका परिभाषा इस प्रकार से दिया। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर्हेनियस, है ना। तो आर्हेनियस के द्वारा जो अम्ल का परिभाषा दिया गया वो ये है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसको जल में घोला जाएगा तो वह H+ आयन देगा, H+ आयन। आर्हेनियस ने बताया कि अगर हम अम्ल को जल में घोल दें तो वह H+ आयन देगा। अर्थात आर्हेनियस के द्वारा दिया गया परिभाषा यह हो जाएगा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, H2SO4 HNO3 CH3 COOH, है ना। आइए इसको हम लोग अब जल में घोल के देखते हैं। पहले जानेंगे कि HCl को कहते क्या है। तो HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H माने हाइड्रोक्लोरिक, Cl यानी कि यहाँ पे HCl, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रो बोलेंगे नामकरण करने के टाइम में, और Cl का मतलब हो गया क्लोरिक। तो HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं नमकामल, नमकामल। ठीक है, अगर इसे हम जल में घोलते हैं, HCl को अगर जल में घोलते हैं तो क्या देगा, तो HCl को जल में हम घोलते हैं तो H+ आयन, और Cl यानी क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन आयन, यहाँ पे प्लस आयन और यहाँ पे ऋण आयन होगा, है ना। यानी कि H जो है धन में टूट जाएगा और क्लोरीन ऋण में। तो HCl को जैसे ही तोड़ेंगे तो H+ आयन और क्लोरीन आयन मिलेगा। दूसरा है हमारे पास जो था, क्या था, यहाँ लिख दिए HNO3। HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। जैसे ही इसे हम जल में घोलेंगे तो H+ आयन और NO3 प्राप्त होगा हमको। फिर जो नेक्स्ट था वो है H2SO4। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका एक और नामकरण होता है जिसको बोलते हैं गंधकामल। गंधकामल, यहाँ था नमकामल, यहाँ पे हो जाएगा गंधकामल। ये बताएंगे आगे क्लास में, इसको गंधकामल क्यों कहते हैं, इसको नमकामल क्यों कहते हैं। अभी यहाँ फिलहाल हम बस ये समझ रहे हैं आर्हेनियस के द्वारा दिया गया परिभाषा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। बस हम केवल ये समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि H2SO4 को जब जल में घोलेंगे तो H आयन और CO4 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। फिर अगला है
CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH को हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। अगर इसको हम जल में घोलते हैं तो H आयन, H प्लस आयन और CH3COOH प्राप्त होता है। माइनस में ये आयन इधर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास H2CO3, 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 इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। इसको जब हम जल में घोलते हैं तो H प्लस आयन और CO3 हमको प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ आपको अंक दिख रहा होगा, जैसे 2 माइनस, या यहाँ 1 केवल माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस। मैं आपको अगले क्लास में इसको समझाऊंगा कि यहाँ पे माइनस केवल है, यहाँ पे भी केवल माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस क्यों है, यहाँ पे केवल माइनस क्यों है, यहाँ पे 2 माइनस क्यों है, अगर कहीं पे 3 माइनस दिया हुआ है तो 3 माइनस क्यों है, ये सारा चीज अगले क्लास में। केवल हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि H प्लस आयन, ठीक है। तो जो चीजें जहां समझनी होती है वहीं पे समझना उचित होता है, नहीं तो बाकी चीज जब हम इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज लाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो हम समझ पाते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, फिर दूसरा चीज हो जाता है। तो हम केवल यहाँ पे अभी ये समझ रहे हैं कि आर्हेनियस ने कहा था कि जल को, अगर सॉरी अम्ल को जैसे ही हम जल में घोलेंगे तो हमें H प्लस आयन मिलेगा, बस हम वही यहाँ पे केवल समझ रहे हैं। कुछ अम्ल का नाम हम लोगों ने यहाँ लिखा है, इसको जल में घोला है बारी बारी से। फिर हम घोल रहे हैं फास्फोरिक अम्ल को, ठीक है। H3PO4 को, यानी फास्फोरिक अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा H आयन और PO4। यहाँ भी -3 आ गया, आप देख सकते हैं 3 और माइनस। ये भी बताइए कि 3 को पहले क्यों लिखा गया, माइनस को बाद में क्यों लिखा गया, इसको -3 क्यों नहीं लिखा गया, ये सारा चीज आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझा देंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 3 है, 4 है, ये सारा चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। अब यहाँ पे आपको नोट में बात याद क्या रखना है कि आर्हेनियस ने बताया था कि ठीक है, वह पदार्थ जो जल में घुल करके H प्लस आयन देगा उसको आप अम्ल कहोगे, लेकिन नोट में आपको सबसे जरूरी बात आपको याद रखना है कि जो ये H प्लस आयन मिलेंगे ये स्वतंत्र नहीं होगा, बल्कि यह फिर H2O से अभिक्रिया करके H3O बना लेगा। क्या बना लेगा? H3O। सूत्र क्या होता है जल का? H2O। लेकिन यहाँ पे जैसे ही यहाँ से H जो है निकलेगा, रिलीज होगा अम्ल से, वो तुरंत अभिक्रिया करके बना लेगा H3O। ठीक है, ये याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है। जो हमारा H प्लस आयन है वो क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे HCl हो गया। HCl को अगर हम जल में तोड़ते हैं बाबू तो बनाएगा, जल में जैसे इसको तोड़ेंगे तो बनाएगा H प्लस आयन और क्लोरीन आयन। ठीक है, HCl को हम जल में तोड़ेंगे तो H प्लस आयन और क्लोरीन आयन बनाएगा। लेकिन ये जो H प्लस आयन है ये स्वतंत्र नहीं रहता है, ये तुरंत अभिक्रिया कर लेगा फिर इसी जल से। देखिए कैसे, ये H प्लस आयन है, इसी जल से अभिक्रिया करके बना लेगा H3O। कैसे बनाता है ये H प्लस आयन? ठीक है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अम्ल जल में घुल करके H प्लस आयन देगा, वह H प्लस आयन जो होता है ना वो स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं HCl का, तो HCl को जैसे हम जल में घोलते हैं H2O में, तो ये बनाता है हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन बनाता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये स्वतंत्र नहीं होता, ये फिर जो है ये दोबारा H2O से अभिक्रिया कर लेता है, यानी H प्लस आयन H2O से अभिक्रिया करके बनाता है H3O आयन, है ना, O प्लस आयन, H3O प्लस आयन। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो H प्लस आयन है ये ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 4 और ये 2 6, यानी 2 2 वाला ऐड कर देंगे तो हो जाएगा इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसके अष्टक को पूरा करने के लिए, आप 9th क्लास में पढ़े थे, अष्टक को पूरा करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने? 8। तो 8 नहीं है, इसके पास है कितना? 2, सॉरी कितना है? 6 है। तो ये 2 किसी न किसी से लेगा। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कट का चित्र जहाँ दिखाया गया, इसका मतलब ये कि ये हाइड्रोजन जो है किसी से लिया गया है। यहाँ भी कट का दिखाया गया, यहाँ पे ये किसी से लिया गया है, अर्थात ये वाला और ये वाला 2 हाइड्रोजन लेकर के ये बना लेगा आपका ऐसे। अब यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और बना लेगा क्या? H3O प्लस, ठीक है, H3O प्लस आयन। अब यहाँ पे क्या देखना है, ये यहाँ पे ये प्रोटॉन हो गया H प्लस, यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, ये जल हो गया, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज समझ लो, आयन क्या है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था आयन किसे कहते हैं। तो आवेश युक्त कण को, जैसे अगर किसी चीज पे आप प्लस लिख दिए ये आयन हो गया, माइनस लिख दिए क्लोरीन पे आयन हो गया। ठीक है, यानी कि आवेश युक्त कण को आयन कहते हैं। इसको आवेश युक्त कण को, जिसपे कुछ चार्ज हो, माइनस हो प्लस हो, उसी को हम लोग कहते हैं आयन।